रेलवे फार्मासिस्ट की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद मेरे हिसाब से रेलवे फार्मासिस्ट से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो नहीं रहेगी। तो रेलवे फार्मासिस्ट क्या है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है और फार्मासिस्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब वैकेंसी आती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो, सारी की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा चैनल, क्योंकि जॉब दिलवाने की जिम्मेदारी, जैसे कि मैं बोलती हूँ, हमेशा हमारी है। रोजगार बहुत सारे हैं, अवसर बहुत सारे हैं, बस जरूरी है आपका अवेयर होना, सारी चीजों को देखना, समझना और अप टू डेट रहना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं जितने भी जॉब वैकेंसी निकलती है उनके ऑफिशियल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो रेलवे फार्मासिस्ट से रिलेटेड, रेलवे फार्मासिस्ट कैसे आवेदन करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। आवेदन करने से सिर्फ नहीं हो जाता है, पहले आपको उस चीज की जानकारी होगी। अगर आप उसके लिए पैशनेट होंगे, अगर आपको उसका पैशन होगा, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब्स की, तो बहुत सारी जॉब्स बेटा निकलती रहती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो इतनी सारी जॉब निकलती है रेलवे में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो जो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए पहले जानकारी होना जरूरी है। क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या पोस्ट होती है, कैसे क्या करना होता है, सारी चीजें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अगर आरआरबी फार्मासिस्ट रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पे ही आपके जाके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, वहीं पे जाके आपको जो परमानेंट बेसिस पे जो वैकेंसी आती है आरआरबी की तरफ से, रेलवे की तरफ से, वो वहीं पे जाके आपको चेक करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 20 ईयर्स होने चाहिए और मींस मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए जो एज होता है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पर्सन के पास क्या क्या होनी चाहिए, तो उसमें कैंडिडेट जो है वो 10+2 मतलब कि 12th पास आउट होना चाहिए। सबसे पहली तो ये बात हो गई। दूसरा, या तो वो डी फार्म किया हो, उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो, या फिर बी फार्म किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो भी इंस्टीट्यूट है उससे उसने क्या किया हुआ हो, बी फार्म या डी फार्म किया गया हो। कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा कॉलेज जो कि पीसीआई अप्रूव्ड है, चाहे उसने बी फार्म किया है, डी फार्म किया है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें डी फार्म वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, डी फार्म का बंदा सब में अप्लाई कर सकता है। नेशनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। ज्यादातर जो 99.9% मांगा जाता है वो इंडियन सिटीजन ही मांगा जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने बार आप पेपर दे सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, आपको पता होना जरूरी है। और आज के यूथ ये हो गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर की साइड जाना चाहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि हाँ बस ये सारी चीजें हैं, हमें ये पता होना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें जॉब चाहिए। अरे पहले उस चीज की पूरी जानकारी, पूरी आपको पता होना चाहिए, कहाँ वैकेंसी आ रही है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरियाज है। तो अगर सामने भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका फटाफट आंसर दे सको, जिससे लगे कि हाँ आप उसके लिए पैशनेट हो। तो इसमें देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जब तक आपकी एज नहीं हो जाती, जैसे 40 साल इसमें मैक्सिमम एज दी है, तो 40 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कोई एज लिमिट नहीं है, बस ये है कि हाँ जब तक आप उसमें एलिजिबल हो, 40 साल तक का मेंबर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो कोई यहाँ पे प्रायोरिटी एक्सपीरियंस को नहीं दी जाती है। मोस्टली जो है एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं जाता है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं तो देखिए, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्वायरमेंट, जितनी भी फार्मासिस्ट की जो भी जॉब निकलती हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं 10+12 होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, बैचलर डिग्री अगर किसी की है तो वो भी किसी ना किसी कॉलेज से, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, जो कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है, उससे पास आउट होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई खास यहाँ पे नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट और सिलेबस की। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर मैं सब्जेक्ट्स और सिलेबस की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन पेपर के डिवाइडेशन की बात करूं तो ये होता है 70% और 30%। 70% आएगा फार्मा का और 30% आएगा आपका रीजनिंग हो गया, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, सारी चीजें।
फर्स्ट है यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी में सिलेबस है फार्मास्यूटिकल। जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनली आप फार्मासिस्ट हैं प्रोफेशनली, तो इसका मतलब क्या है कि फार्मासिस्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लियर हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि अभी डी फार्म सेकेंड ईयर में एथिक्स एंड लॉ के नाम से आया है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट डी फार्म में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बी फार्म में ये सब्जेक्ट हैं, ज्यादा नहीं आते, माइनर से क्वेश्चन आते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डी फार्म बी फार्म दोनों में है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में है। फार्माकोग्नोसी पैथोकेमिस्ट्री दोनों में है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दोनों में है। फार्माकोलॉजी दोनों में है। एनालिसिस जो है वो पर्टिकुलर ऐसे नहीं दी हुई है आपकी डी फार्म में किसी अलग सब्जेक्ट के नाम से, बट केमिस्ट्री में ही कवर हो जाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, फार्मास्यूटिक्स दोनों में ही है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में ही है, डी फार्म और बी फार्म। मेनली यहाँ पे डी फार्म का ही पूरा सिलेबस आता है, तो आप वही कवर कर लीजिएगा, उतने में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो ये है कुछ पॉइंट्स, ये देख लीजिए आप, जैसे कि जो मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, एरिया से, प्रोबेबिलिटी से, एलसीएम एचसीएफ सोल्व करने के लिए आएंगे, टाइम एंड वर्क से आएगा, पार्टनरशिप से आएगा, उसके बाद सिंपल इक्वेशन आएगी, बोट एंड स्ट्रीम से आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा, मेंसुरेशन से आएगा, नंबर एंड एजेस, परसेंटेज, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड से। ठीक है, ये मैं सिलेबस बता रही हूँ पूरा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे जो कि 30% में है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उसके बाद जजमेंट, एनालॉगस, ये सारे आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो रीजनिंग में यहाँ से पोर्शन कवर किया जाएगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में जो यहाँ पे दिए हुए हैं, कैटेगराइज किया गया है ज्योग्राफी से, इंडियन पार्लियामेंट से, इंडियन इकोनॉमी से, केमिस्ट्री से, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में इन्वेंशन हुई हो, जनरल अवेयरनेस के लिए, मतलब बोल सकते हैं जो आपका करंट अफेयर होता है जनरल अवेयरनेस, उसी तरीके से इसमें करंट अफेयर भी कवर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे आपको कहां से पता चलेगा कि रेलवे में कोई जॉब निकली है नहीं निकली है। तो उसके लिए आपको कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से मैं बता देती हूँ। फार्मा ट्यूटर करके एक वेबसाइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जितनी भी जॉब निकलेंगी या परमानेंट बेसिस पे जो जॉब निकलेंगी वो सब आपको वहां पे अप टू डेट मिलती है, सारी अपडेट मिलती है। साथ ही साथ आप sarkariresult.com पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे अपडेट। कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको बेटा अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी ऐसी है ये फार्मासिस्ट की, जैसे कि आपको खुद भी पता है, हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की बहुत जरूरत होती है, दूसरे नंबर पर डॉक्टर्स की बहुत जरूरत होती है, लेकिन फार्मासिस्ट कितने, अगर 50 बेड का एक हॉस्पिटल है तो उसमें एक फार्मासिस्ट, अगर 100 बेड का एक हॉस्पिटल है तो उसमें भी कई बार तो ऐसा होता है एक ही फार्मासिस्ट में काम चला देते हैं, है ना। कहीं देखने तो कोई आने नहीं वाला, लेकिन अगर 100 बेड का भी हॉस्पिटल है तो 2 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको समझना पड़ेगा, वैकेंसी बहुत कम निकलती है, तो इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। हमारे चैनल को कंटिन्यू फॉलो करो, जैसे कोई नई वैकेंसी आती है मैं आपको अपडेट एकदम दे देती हूँ। और ये तो बहुत स्पेशल होगी आप लोगों के लिए, अगर यहाँ पे आपको जॉब मिलता है फार्मासिस्ट का रेलवे में, उसके लिए तो जैसे ही कोई वैकेंसी आती है मैं आपको एकदम से इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन जाके विजिट करें, जहां पे हम फार्मा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। बी फार्म 1st to 8th सेमेस्टर का कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एक बार जाके जरूर विजिट करें। ऑफलाइन आपके घर तक भी हम नोट्स पहुंचाने की सुविधा अब हमारी एप्लीकेशन पे है, जाके एक बार विजिट करें। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क करें। थैंक यू सो मच।